तो हाँ बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम को लेकर के कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है। तो कुछ नियम है, जरा उनको ध्यान आपको रखना होगा कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आ जाता है कि अभिकारक को बाईं ओर लिखा जाता है, यानी कि जो भी अभिक्रिया होगी उसमें जो भी अभिकारक होंगे, अभिकारक का मतलब हुआ कि वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि वैसे पदार्थ जिसको रासायनिक अभिक्रिया में शामिल किया जाता है। तो जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होंगे वो आपके होंगे अभिकारक। तो जो भी शामिल होंगे उसको आपको लिखना है बाईं ओर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम बात करें, CaO प्लस H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस। CaO प्लस H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि बिना बुझा चूना को जब पानी में मिलाते हैं तो बनता है बुझा हुआ चूना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये और ये, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल, ये दोनों अभिकारक के काम करेंगे। अभिकारक। और CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके हो जाएंगे उत्पाद। ये आपके हो जाएंगे उत्पाद। प्लस उष्मा भी निकलेगा इसमें, तो उष्मा भी डाल देते हैं। तो अभिकारक को बाईं ओर लिखते हैं, जबकि उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ का निर्माण होगा, जो भी पदार्थ उस दौरान बनेगा, उसको आपको दाएं तरफ, ये एरो से इस साइड बायां और एरो के उस तरफ दायां पार्ट होता है। तो जो भी उत्पाद होंगे उसको आपको दाईं ओर लिखना होगा। अब हम बात करेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो अभिकारक हो सकते हैं, तीन अभिकारक हो सकते हैं। तो जब दो अभिकारक हो या तीन अभिकारक हो तो उसको हम कैसे लिखेंगे? दो अभिकारक या तीन अभिकारक हो तो कैसे लिखेंगे? तो सिंपल सी बात है, हमने क्या लिखा है कि दो अभिकारक अगर हो तो उसके बीच हम प्लस का चिन्ह देते हैं। प्लस का चिन्ह देते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दोनों मिला तो क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उष्मा। तो यहाँ पर दो पदार्थ लिया गया, यानी कि अभिकारक की संख्या 2 है। तो जब अभिकारक की संख्या 2 होगी तो दोनों का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला लिखा जाएगा और दोनों के बीच प्लस का चिन्ह दिया जाएगा। दो उत्पाद के बीच भी प्लस का चिन्ह देते हैं। अब जो उत्पाद, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद जिसका निर्माण होगा उसको उत्पाद बोलेंगे और दोनों के बीच प्लस का चिन्ह दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमने ऐसा एग्जाम्पल लिया है कि उसमें एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और साथ में उष्मा बन रहा है। तो दोनों को लिखेंगे और दोनों के बीच किसका चिन्ह देंगे? प्लस का चिन्ह देंगे। यानी कि अगर हम कुछ और दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो उसमें भी हम दिखाना चाहेंगे Na2SO4, यानी कि सोडियम सल्फेट किससे रिएक्शन किया है? BaCl2। सोडियम सल्फेट रिएक्शन कर रहा है बेरियम क्लोराइड से, और क्या बना रहा है? सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। तो यहां पर हम देख रहे हैं दो अभिकारक हैं, दोनों को बाईं ओर हमने लिखा है, दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह दिए हैं। दो उत्पाद भी बन रहा है, NaCl प्लस BaSO4 यानी सोडियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट, और दोनों के बीच हम किसका सिंबल देने वाले हैं? प्लस का सिंबल दिए। तो दो अभिकारक के बीच में प्लस देंगे और दो उत्पाद के बीच में भी प्लस का सिंबल हम देंगे। अगले पॉइंट यानी कि लास्ट पॉइंट, जो चौथा पॉइंट है उसकी ओर चलेंगे। वो ये है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होंगे और जो उत्पाद होंगे, दोनों के बीच हमें प्लस का चिन्ह यानी एरो का चिन्ह देना होगा, प्लस का चिन्ह नहीं। तो यहाँ पर अभिकारक उत्पाद के बीच में कौन सा चिन्ह देने वाले हैं? प्लस का चिन्ह देने वाले। जरा देखते हैं कि अभिकारक उत्पाद है कहाँ पर। तो ये है कैल्शियम, ये है जल, ये दोनों अभिकारक हो गए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसमें ये दोनों उत्पाद हो गए। तो दोनों के बीच में हम यहाँ पर एरो का सिंबल दे रहे हैं। थोड़ा सा एरो लंबा होना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा A प्लस B गिव्स C प्लस D। A प्लस B गिव्स C प्लस D। यहाँ पर A एवं B क्या होंगे? अभिकारक होंगे। C और D क्या होंगे? उत्पाद होंगे। और उसके बीच में जो ये एरो है
ये एरो आपको दिखाएगा कि अभिक्रिया किस डायरेक्शन में हो रही है, किधर से किधर हो रही है। तो यहाँ पर एरो दिखा रहा है कि ए और बी मिलने के बाद सी और डी बन रहे हैं। ए और बी मिलने के बाद क्या बन रहे हैं, सी और डी बन रहे हैं। तो ये आपके रासायनिक अभिक्रिया के डायरेक्शन को दिखाता है। तो ये आपके 4 नियम होंगे जिनको आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। और उसके अलावा एक हम छोटा सा डायग्राम बनाए जो यहाँ पर आपको एक दैनिक जीवन में, हमारे डेली लाइफ में इस तरह के रिएक्शन होते हैं। और ये एक्चुअली केमिकल रिएक्शन नहीं है, फिजिकल रिएक्शन है, ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, भौतिक अभिक्रिया है। जरा देखते हैं क्या है कि एक यहाँ पर एक मशीन हम बनाए, एक सिंपल सा मशीन, ठीक है ना। और उसमें एक मान लेते हैं गेहूं डाला गया है, गेहूं डाला जा रहा है इसमें। और उसके बाद यहाँ से निकल रहा है गेहूं का आटा, यानी गेहूं डाले यहाँ से आटा निकला। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हो रहा है कि जो हम डाल रहे हैं ये अभिकारक हो जाएगा, यानी कि गेहूं हो गया हमारा अभिकारक। और यहाँ पर एक चेंजेज होंगे, यहाँ पर एक चेंजेज होगी, क्रिया होगी, गेहूं को पीस दिया जाएगा। और पीसने के बाद ये इसमें कन्वर्ट करेंगे, आटा में कन्वर्ट करेंगे। तो जो आटा जो है ये हमारा हो जाएगा उत्पाद, यानी गेहूं से आटा का बना ये एक रिएक्शन है। तो यहाँ पर गेहूं अभिकारक होंगे और आटा क्या हो जाएगा, उत्पाद होगा। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे दूध से दही का बनना, तो दूध अभिकारक होगा और दही आपका उत्पाद हो जाएगा। तो कोई भी रिएक्शन चाहे फिजिकल के लिए भी आप लें या केमिकल के लिए भी लें, जिस पदार्थ को हम लेंगे वो अभिकारक हो जाएगा और जिस पदार्थ का निर्माण होगा वो आपका उत्पाद हो जाएगा। तो ये आपके मतलब 4 स्टेप है जिसको आपको ध्यान रखना है। और सबसे मेन बात यह है कि जो ये एरो है, ये एरो आपको रासायनिक अभिक्रिया की दिशा को दर्शाएगा। तो अब हमारे सामने अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी बनाने के नियम। तो ये क्यों पढ़ते हैं, ये इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया अगर हम केवल लिख देते हैं तो उसमें केवल इस बात की जानकारी मिलती है कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से अभिकारक ने भाग लिया है और किस किस उत्पाद का निर्माण हुआ है, यानी कितने अभिकारक भाग लिए और कितने उत्पाद का निर्माण हुआ है। इसके अलावा और कोई भी जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में बहुत छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो हमें निश्चित रूप से जानना चाहिए। तो उन छोटी छोटी महत्वपूर्ण चीज़ों को अब हम समझने वाले हैं इस टॉपिक के थ्रू। सबसे पहला हमारा आता है रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी बनाने में, वो है अवस्था को दिखा करके। अब स्वाभाविक है बहुत तरह के पदार्थ होते हैं, ठोस होते हैं, द्रव होते हैं, गैस होते हैं, उसके बाद मिक्स होते हैं। तो इन सबों की अलग अलग अवस्था है। तो रासायनिक समीकरण में हम उन अवस्थाओं को दिखा देंगे तो वो क्लियर हो जाएगा कि कितने ठोस हैं, कितने द्रव हैं और कितने इसमें गैस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमारे पास अवस्था कितनी होती है, जरा यहाँ बात कर लेते हैं। पहला हमारा हो जाता है ठोस, जिसके लिए सिंबल S का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हो जाता है द्रव, जिसके लिए सिंबल L का यूज करते हैं। तीसरा हमारा हो जाता है गैस, जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं G का, ये सभी स्मॉल होंगे। और चौथा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है जलीय विलयन। जलीय विलयन के लिए हम लोग यूज करते हैं AQ इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जलीय विलयन को इंग्लिश में एक्वस कहा जाता है। जलीय विलयन को इंग्लिश में एक्वस कहा जाता है। तो एक्वस के ही 2 वर्ड है A और Q। तो टोटल रासायनिक समीकरण के लिए 4 अवस्थाओं का इस्तेमाल होता है। अगर मान से हम बात करें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बना, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमें समझना पड़ेगा कि हाइड्रोजन की अवस्था क्या है, G है, तो आप लगाइए यहाँ पर G। ऑक्सीजन की अवस्था क्या है, G है, तो आप यहाँ पर G लगाइए। और जल की अवस्था क्या है, द्रव होती है। जल की अवस्था क्या होती है, द्रव होती है, तो आप उसके लिए यहाँ पर L का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण भी है वो है अवस्था को दिखाना। जितने भी पदार्थ भाग लिए आप उसकी अवस्था को दिखाइए। ठोस के लिए L, द्रव के लिए ठोस के लिए S, द्रव के लिए L, गैस के लिए G और जलीय के लिए AQ। यहाँ पर एक समीकरण हमने लिया है मीथेन, CH4 यानी कि मीथेन का फॉर्मूला। और ये अभिक्रिया किया है गैस से। गैस में कौन सा गैस, ऑक्सीजन, यानी कि मीथेन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी तो स्वाभाविक है दहन अभिक्रिया होगी। यानी कि दहन अभिक्रिया का मतलब हो गया कि जलने वाली अभिक्रिया। तो मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया में जलेगी तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में
जल। तो कार्बन डाइऑक्साइड की अवस्था क्या होती है, सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड की अवस्था 0 होती है। और जल की अवस्था, जल बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं 8 से 7 से कि द्रव अवस्था होती है, तो जिसके लिए हम लोग एल सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आ जाते हैं, दूसरा पर हम लोग बात करेंगे, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया को कराने के लिए उष्मा देने की जरूरत पड़े, यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए नीचे से उष्मा देना पड़े, गर्म करना पड़े, तो ये उष्मा की आवश्यकता होने पर हम क्या करते हैं, तीर के ऊपर उष्मा लिखते हैं, तीर के ऊपर उष्मा लिखते हैं। यानी कि इस समीकरण में हमने क्या कहना चाहा जरा बताएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटता है तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा होता है, ऐसा होता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। तो ये कब टूटेगा, क्या अपने आप टूट जाएंगे, स्वयं टूट जाएंगे, खुद ब खुद टूट जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इसको तोड़ने के लिए हमें उष्मा देना पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि केवल उष्मा से टूटेगा, तोड़ने के लिए तो तोड़ने के लिए उष्मा आप दे सकते हैं। उष्मा के अलावा किसी किसी अभिक्रिया में सूर्य प्रकाश आपको देना पड़ेगा। अगर सूर्य प्रकाश अगर आपको अभिक्रिया में देना पड़ रहा है तो इस एरो के ऊपर आपको लिखना होगा सूर्य प्रकाश, इस तरह से आप लिख देंगे। किसी अभिक्रिया में ऐसा हो सकता है कि उसको तोड़ने के लिए आपको देना पड़ेगा करंट, विद्युत धारा, तो आप एरो के ऊपर यहां पर लिखेंगे विद्युत धारा। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया पदार्थ को तोड़ने के लिए किसी उष्मा की आवश्यकता होती है तो आप उष्मा लिखेंगे, एरो के ऊपर विद्युत धारा की आवश्यकता हो रही है तो एरो के ऊपर आप विद्युत धारा लिखेंगे। अगर सूर्य प्रकाश की आवश्यकता हो रही है तो आप एरो के ऊपर सूर्य प्रकाश लिखेंगे। तो इस तरह से आपका दूसरा पॉइंट क्लियर हो जाता है कि उष्मा की आवश्यकता होने पर आपको उष्मा लिखना है एरो के ऊपर। चलिए तीसरा पॉइंट अब आ जाते हैं कि जितने भी रासायनिक अभिक्रिया होते हैं उसमें दो बातें हो सकती है, या तो उष्मा निकलेगा या फिर उष्मा का अवशोषण होगा, यानी कि उष्मा छेपी होगी या फिर उष्मा शोषी होगी। उष्मा छेपी का मतलब क्या होता है वो आगे ऐसे पढ़ना है, लेकिन यहाँ हम बताना चाहेंगे कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा बनता है, उष्मा निकलता है, उष्मा अगर निकलता है तो वो उष्मा छेपी हो जाएगा। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा निकलेगा उसे हम उष्मा छेपी अभिक्रिया बोलेंगे। और उष्मा शोषी का मतलब हो जाता है जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण हो, यानी उष्मा खींचे, उष्मा जो खींचता है तो उसको उष्मा शोषी बोलते हैं, और उष्मा जब निकलता है तो उसको उष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। तो करना क्या होगा, उष्मा छेपी होने पर अगर रासायनिक अभिक्रिया उष्मा छेपी है तो आप क्या करें, उत्पाद में जाकर के, ये उत्पाद रहा, उत्पाद में जाकर आप प्लस का सिंबल दे करके एरो लिख सकते हैं। और वही अगर उष्मा शोषी अभिक्रिया होगी तो उत्पाद में जाएंगे और माइनस दे करके उष्मा लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर उष्मा प्लस हो रहा है और यहाँ पर उष्मा माइनस हो रहा है। यानी कि जब कार्बन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। स्वाभाविक बात है, कोई भी चीज जलती है, कोई भी चीज हम जलाते हैं, माचिस हो, कागज हो, कुछ भी जलते हैं तो उसमें उष्मा बनती है। उष्मा जब बनेगी तो स्वाभाविक उसमें उष्मा निकली है, जब उष्मा निकलेगी तो आपको उत्पाद में प्लस देकर उष्मा लिखना होगा। अब जैसे यहाँ की नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे, यानी कि नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो इस अभिक्रिया में बनने नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनने के लिए उष्मा को अवशोषित किया जाएगा, उष्मा को खींचेगा, उष्मा को खींचेगा तभी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर माइनस देकर के उष्मा लिखा गया। जनरली आपको ये मिल जाएगा ज्यादातर जहाँ पर आपको उष्मा का निष्कासन होने वाला होगा, उष्मा खींचने वाला जो अभिक्रिया होती है इसके एग्जाम्पल थोड़े कम है, ऐसे आपको कम मिलेंगे। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की ओर, ठीक है ना। अब जो है रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज बनते हैं, अपने आप बन सकते हैं कभी कभार, जैसे कि गैस बन जाएगा, आपको रासायनिक अभिक्रिया में गैस बन जाएगा या फिर अवक्षेप बन सकते हैं। अगर गैस बन रहे रासायनिक अभिक्रिया में तो आपको उसके सिंबल, यानी कि जो भी गैस बना है उसका जो सिंबल रासायनिक समीकरण में लिखा हुआ होगा उसके जस्ट बगल में आपको ऊपर की ओर एरो देना होगा, ठीक है। और अगर अवक्षेप बन रहा है रासायनिक अभिक्रिया में तो कहीं ना कहीं उसका सिंबल होगा, जो भी उसका सिंबल होगा उसके बगल में नीचे की ओर एरो का
सिंबल हम देंगे। तो गैस चूंकि ऊपर की ओर निकलता है, गैस ऊपर की ओर निकला तो एरो भी ऊपर की ओर। अवक्षेप नीचे की ओर बनता है हमेशा, जैसे कि एक बर्तन है उसमें दो पदार्थ लिए और मिलाए और वहां पर रिएक्शन होगा तो जैसे ही अवक्षेप बनेगा वो पाउडर जैसा बनता है, पाउडर जैसा बनेगा और बर्तन के तनी में बनेगा, वो नीचे बैठ जाता है। तो बर्तन चूंकि नीचे बैठ गया, नीचे जमा हो गया तलहटी में, तो नीचे जमा होने के कारण हम इसमें नीचे की ओर एरो का सिंबल देते हैं। तो इसके लिए रिएक्शन हमने क्या लिया जरा देखेंगे। जब कैल्शियम को हम जल में मिलाते हैं, जब कैल्शियम को जल में मिलाते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ऊपर की ओर एरो का सिंबल देते हैं हाइड्रोजन के बगल में। जनरली वैसे जितनी भी गैसें निकलती है समीकरण में सामान्यतः हाइड्रोजन ही ऊपर की ओर निकलती है। तो आपको हाइड्रोजन के सिंबल के बगल में जब भी हाइड्रोजन गैस बनेगी तो आपको हाइड्रोजन गैस के बगल में आपको ऊपर की ओर एरो निश्चित रूप से देना है, भूलना नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे अवक्षेप बनने के समीकरण को लेकर के। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल समीकरण लिया है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट कौन रिएक्शन करा रहे हैं? बेरियम क्लोराइड से। जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करती है तो बनता है सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट, यानी कि एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ। यहाँ पर SO4 चला गया Ba के पास और Cl चला गया Na के पास, तो बना NaCl यहाँ पर और यहाँ बना BaSO4। तो यहाँ पर दोनों अवक्षेप नहीं है, कोई एक अवक्षेप होगा तो यहाँ अवक्षेप है BaSO4। BaSO4 नीचे जमा हो जाती है तो BaSO4 के बगल में हम नीचे की ओर एरो देते हैं। अब जरा हम बात करेंगे पांचवा पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन 10th क्लास की दृष्टि से नहीं है, ये आगे क्लास में पढ़ना है आपको, लेकिन फिर भी रूल्स हैं तो आपको जानने होंगे। क्या रूल्स हैं? यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो, उत्क्रमणीय का मतलब ये हम समझ सकते हैं कि इस साइड से भी हो और उस साइड से भी हो, दोनों साइड से, यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर भी हो और राइट से लेफ्ट की भी, उल्टा भी हो, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो जब उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है तो हम क्या करते हैं? दोनों तरफ एरो देते हैं, दोनों तरफ एरो, यानी कि इसका मतलब है कि इधर से इधर भी अभिक्रिया हो रही है और उसके बाद इधर से इधर भी अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ पर हम लिए कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम तोड़ते हैं तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। बंद बर्तन में अगर हम इसको रखते हैं तो फिर उल्टा भी होता है कि वही जब ये दोनों बन जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं, फिर ये दोनों आपस में जुड़ करके क्या बन जाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, फिर कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड से फिर कैल्शियम कार्बोनेट में, ये एक्सचेंज होता रहता है। लेकिन ये बंद बर्तन के केस में ऐसा होता है। तो ये आपके 5 महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको आप लोग याद रखेंगे, और अगर रासायनिक समीकरण में इन चीजों को अगर हम दर्शाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो जाता है। यूजफुल होने का मतलब गैस निकल रहा है कि नहीं ये भी पता चलता है, किसी अभिक्रिया में अवक्षेप बन रहा है ये भी पता चलता है। उसके बाद अगर अभिक्रिया में उत्क्रमणीय है या नहीं है ये भी पता चलता है। जो पदार्थ इसमें भाग ले रहे हैं उसकी अवस्था क्या क्या है वो अवस्था की भी जानकारी मिल जाती है। तो बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। एक पॉइंट और हम जरूर बात करना चाहेंगे, वो है उत्प्रेरक के बारे में कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर उत्प्रेरक की आवश्यकता हो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर उत्प्रेरक की आवश्यकता हो तो एरो के ऊपर हम उत्प्रेरक का नाम लिखते हैं। जैसे कि सपोज निकेल या फिर आयरन जो भी है तो सिंबल या नाम लिख देंगे। तो उत्प्रेरक लिखने से क्या हो जाएगा कि हमें और ज़्यादा जानकारी मिल जाती है कि इस अभिक्रिया में कोई उत्प्रेरक भी शामिल है क्या। जिससे उत्प्रेरक होता क्या, जरा ये समझ लेते हैं हम लोग उत्प्रेरक के बारे में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उत्प्रेरक का मतलब हो जाता है जैसे कि दो लोगों को मिलाने वाला हम कह सकते हैं। जैसे कि एक लड़का और एक लड़की, तो लड़का लड़की के बीच अगर शादी होना तो शादी कराने के लिए एक अगुआ की आवश्यकता होती है। वही अगुआ मतलब दोनों पार्टी को बहुत करीब लाता है और वो शादी कराता है, और शादी कराने के बाद उस अगुए को उस दोनों फैमिली में से किसी से बहुत खास लेना देना नहीं होता है, वो अपना जीवन जीने लगता है। तो उत्प्रेरक का भी वही काम है कि वो बिना रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बिना भाग लिए रासायनिक अभिक्रिया को तेज कर देता है। यानी कि जो अभिक्रिया 4 महीना 5 महीना में होने वाली है उसको 4 से 5 मिनट में ये करा करके ये खुद
अलग हो जाता है। तो उत्प्रेरक का मतलब हो गया, उत्प्रेरक एक पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना भाग लिए उसकी दर को बढ़ा देता है। तो आप अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो यही देख सकते हैं कि शादी ब्याह में जो काम अगुआ का होता है, मीडिएटर का होता है, तो वही मीडिएटर का काम यहाँ उत्प्रेरक करता है। एग्जाम्पल ज़्यादातर अभिक्रियाओं में आयरन हो सकता है और निकेल हो सकता है। ये दो महत्वपूर्ण उत्प्रेरक होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। एक दो ऐसे होते हैं जो विषकारक कहा जाता है, यानी कि वो उल्टा अभिक्रिया की दर को और घटा ही देते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर को और घटा देते हैं तो उसको विषकारक बोलते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल कम है, उत्प्रेरक आप लोग केवल समझ लीजिए फिलहाल। तो इसी के साथ आज का वीडियो हमारा खत्म होता है। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल साइंस दर्शन को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर निश्चित रूप से कमेंट भी करें। उससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम इसी तरह से आपके लिए और वीडियो लाते रहेंगे और जितना हमसे बन पाएगा आपका हम सहयोग करेंगे और आपको एक बेहतर शिक्षा दे पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।